हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर आता है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, बताऊंगा ये समझाने के लिए। ये इस लेवल का आईक्यू लाने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है प्रोडक्शन से। सर प्रोडक्शन का मतलब तो हम लोग जानते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज प्रोड्यूस करना। सर प्रोड्यूस करना का मतलब क्या होता है? बनाना, मेकिंग, क्रिएटिंग। सर क्या बनाना, क्या प्रोड्यूस करना, क्या मेकिंग करना, क्या क्रिएटिंग करना? गुड्स और सर्विस बनाना। सर ये गुड्स और सर्विस किसके लिए बनाते हैं? तो सर ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं। और सर ये बनाने के लिए किसी चीज का यूज होता होगा ना। सर किस चीज का यूज होता है मैं आपको बता देता हूं ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा फैक्टर प्रोडक्शन। यहां तक तो सब कुछ पल्ले पड़ रहा था कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज प्रोड्यूस करना या बनाना, क्रिएट करना। सर क्या चीज? तो सर आपने फिर बताया गुड्स और सर्विस बनाने का बात हो रहा है। सर किसके लिए बनाने की बात हो रही है? तो इंसान के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बोला जा रहा है। और सर उसके बाद जो आपने बोला कि विद द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं समझ में आया अभी के लिए ना, आप समझ के चलो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मदद से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगले स्लाइड में बनाऊंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जनरली अगर हम बात करें ना तो इनपुट के तौर पे भी डिनोट किया जाता है। इनपुट। सर इनपुट क्या होता है? इनपुट वो चीज होता है जिसका जिसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें मिलता है। सर इनपुट जैसे कि एक बहुत बड़े नेता ने बोला है कि इधर से सोना डालेंगे। माफ करना माफ करना, आवेश में मैंने सोना इधर लिख दिया। इधर से आलू डालेंगे और इधर सोना हमें मिलेगा। तो ये क्या बोल रहे थे? इनपुट आलू डालेंगे और आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स हमें सोना मिलेगा। और इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बोला जाता है। प्रोडक्शन को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट विद द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट टू द आउटपुट। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन मींस क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुझे बताना पेंडिंग है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज जिसके प्रयोग से गुड्स और सर्विस को बनाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां तक हमने ये समझा कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके तहत गुड्स और सर्विस को क्रिएट किया जाता है ताकि ह्यूमन के वांट सेटिस्फाई हो सके। और किस चीज का यूज किया जाता है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। सर आपको फील दिलाने के लिए ना मैं यहाँ पे प्रोडक्शन के प्रोसेस को दिखाने के लिए कुछ इमेजेस लाया हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई चीज बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है भगवान जाने, एआई ने बनाया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हमने दिखाया कोका कोला बनाया है। कोका कोला बनाया है। प्रोडक्शन में कोको प्रोडक्शन प्रोसेस से ही कोका कोला बनता है। सर यहाँ पे कोई चाइनीज डिश बन रही है तो चाइनीज डिश बन रही है किसके प्रयोग से? फैक्टर प्रोडक्शन के प्रयोग से। और जो चाइनीज प्रोडक्ट बन रही है और ये जो प्रोसेस है बनाने का, इसको ही प्रोडक्शन कहा जाता है। सर यहाँ पे दर्जी है, देखो सिलाई कर रहा है, नापी वापी कर रहा है और बाद में इतना अच्छा कोट सूट बनाएगा। तो सर ये जो प्रोसेस कर रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने बताया पिछले स्लाइड में कि सर प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या होता है। आपने बताया कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम कुछ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बनाते हैं मतलब मेकिंग करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं।
और हम लोग इसको बनाते किसके लिए है? ह्यूमन के वांट को सर सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं। और किसके प्रयोग से बनाते हैं? तो सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रयोग से बनाते हैं। और यहीं पे आ गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आपको मैंने बताया था कि अगले स्लाइड पे मैं आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताऊंगा। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसके प्रयोग से गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है या इन सिंपल प्रोडक्शन किया जाता है, उसको ही कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लो वही बात होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चार चीजें आती है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो चार तरीके के हो सकते हैं। सर सबसे पहला होगा लैंड, दूसरा होगा सर लेबर, तीसरा होगा सर कैपिटल, और चौथा होगा सर ऑल इन ऑल एंटरप्रेन्योर। अच्छा सर, चलिए ना सर इसके बारे में बताइए ना सर। तो हम लोग अगले स्लाइड पे एक एक करके लैंड के बारे में, फिर लेबर के बारे में, फिर कैपिटल के बारे में, फिर एंटरप्राइज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर ये लैंड क्या होता है? लैंड का मतलब तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। लैंड का मतलब आप लोग बोले अरे सर ये भी कोई बताने वाली बात है? लैंड का मतलब जमीन होता है। फिर मैं पूछूंगा आपसे क्या बस जमीन ही लैंड होता है? तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि लैंड का मतलब जमीन होता है, जमीन का मतलब लैंड। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या जमीन ही लैंड होती है इकोनॉमिक्स में? नहीं, एकदम गलत। इसका जवाब आप गलत दे दोगे। बस जमीन ही लैंड नहीं होता है, जमीन सरफेस जो जमीन का है वो भी लैंड के अंदर आता है। जमीन के ऊपर जो रहता है वो भी लैंड आता के अंदर आता है। जमीन के नीचे जो कुछ आता है वो भी लैंड के अंदर आता है। मतलब सर कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपको जमीन का मीनिंग बताता हूं। जमीन फ्री गिफ्ट है। सर ये गिफ्ट किसने दिया सर? सर ये फ्री गिफ्ट दिया नेचर ने। नेचर ने मतलब भगवान ने। जिसका प्रयोग करके कोई चीज प्रोड्यूस किया जाता है उसको ही कहा जाता है सर लैंड। और सर ये जो फ्री गिफ्ट है ना वो जमीन पर हो सकता है, जमीन के ऊपर हो सकता है, और जमीन के नीचे हो सकता है, जो हमें भगवान ने दिया है, मतलब कि नेचर ने दिया है। देखो सर यहाँ पे वही चीज लिखा गया है। लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर यूज्ड इन प्रोडक्शन। ऐसे फ्री गिफ्ट्स जिसके प्रयोग से कोई गुड्स और सर्विस बनाया जा रहा है उसको ही कहा जाता है लैंड। ठीक है, चलिए लैंड के अंदर क्या क्या आता है? जमीन के ऊपर क्या आता है? जमीन के नीचे क्या आता है? जमीन पर क्या होता है? देखो जमीन पर आता है हमारा खेत करने वाला एग्रीकल्चरल कृषि जमीन, ये जमीन पर। ठीक है, उसके बाद जंगल, जंगल भी लैंड के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नदी, ये भी लैंड के अंदर आता है। सर मिनरल जमीन के नीचे से जो सोना चांदी क्रूड ऑयल ये सारी चीजें मिलती है, ये क्या है सर? ये भी अगर हम बात करें तो लैंड है। और सर क्लाइमेट वातावरण, वातावरण के हेल्प से ही हम कोई चीज प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर अच्छा वातावरण रहा तो हम ज्यादा खेती बाड़ी कर पाएंगे, अगर खराब वातावरण रहा तो हम खेती बाड़ी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सर क्लाइमेट भी किसके अंदर आता है? लैंड के अंदर ही आता है सर। आगे एयर, सर एयर हवा, हवा अगर दूषित रहा तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा, हवा अच्छा रहा तो प्रोडक्शन हम ज्यादा कर पाएंगे। तो सर ये भी भगवान का दिया गया गिफ्ट है, नेचर का दिया गया गिफ्ट है, जिसके मदद से ही प्रोडक्शन हम कर पाते हैं। ये भी सर लैंड के अंदर। सर पानी, पानी भी क्या है सर? पानी भी लैंड के अंदर ही आता है। और फाइनली सनलाइट, अच्छी अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें रहेगी तो ही हम कुछ बना सकते, खेती बाड़ी कर सकते। अगर सोचो ना कि अगर सूरज का किरण नहीं आएगा पृथ्वी के ऊपर तो क्या जीवन चल पाएगा पृथ्वी के ऊपर? नहीं। तो सनलाइट इसके हेल्प से भी प्रोडक्शन हो पाता है। तो ये भी लैंड के अंदर ही आता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने लैंड। अभी चलिए ना सर लेबर के बारे में बताइए ना सर।
आपने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता दिया, दैट इज लैंड। अभी सर दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो बताइए, दैट इज लेबर। लेबर क्या होता है सर? लेबर मतलब इंसान। और सर इंसान का क्या चीज यूज होगा जिससे कि प्रोडक्शन हो पाएगा? तो सर इंसान का फिजिकल एफर्ट। पत्थर तोड़ो, उसके बाद अगर हम बात करें वजन उठाओ, ये सब फिजिकल वर्क हो गया जहां पे अपने बाहुबल का प्रयोग करना पड़ता है, फिजिकल एफर्ट। और सर दूसरा मेंटल एफर्ट। मेंटल एफर्ट से बोलिए ए तू उधर वो काम कर, तो तू उधर वो काम कर, तू वो उधर काम कर। तो मैंने दिमाग से बोला कि तू उधर काम कर, सही रहेगा तू। जैसे कि मैनेजर मैनेजर लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? वही मैनेजमेंट करते हैं। तो फिजिकल एफर्ट एज वेल एज मेंटल एफर्ट ह्यूमन का, जिसके हेल्प से प्रोडक्शन हो पाता है, उसको ही कहा जाता है लेबर। चलिए इसको देखते हैं। लेबर रेफर्स टू ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन। सर लेबर के बारे में आपने बता दिया सर, एक फिजिकल लेबर होता है जो अपने बाहुबल का प्रयोग करता है। फैक्ट्री के वर्कर जैसे होते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं, काटते हैं, ये सारे काम फिजिकल लेबर का होता है। और सर मेंटल लेबर, जैसे कि आप क्या कर रहे हो सर? आप भी तो लेबर हो। हाँ मैं भी लेबर हूँ, लेकिन मैं मेंटल लेबर हूँ। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मेंटल लेबर हो गया। मैनेजर भी क्या होते हैं? मेंटल लेबर होते हैं जो बोलते हैं तू इधर ये काम कर, तू इधर ये काम, तू इधर ये काम, तू इधर ये काम, सबको काम बताते हैं मैनेजर। अगला होता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जिसके पास कोई कौशल हो, कोई कला हो, और उस कला के आधार पर प्रोडक्शन में अपना सहयोग दे पा रहा हो, उसको बोलते हैं स्किल्ड लेबर। जैसे कि इंजीनियर, इंजीनियर के पास कला है और वो कला का इस्तेमाल करके मैप वेब बनाता है, मैप वेब नक्शा वक्शा बनाता है और प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। और अगला है सर अनस्किल्ड लेबर, जिसको कोई कला नहीं है, बस उसको कुदाल दो, कुदाल करेगा वो। उसको कोई खोदने के लिए कोई चीज बोलो, खोदेगा। कोई चीज तोड़ने के लिए बोलो, तोड़ेगा। जिसके लिए कोई भी कौशल, कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट ना हो, उसको ही कहा जाता है अनस्किल्ड लेबर्स। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगला पार्ट है, हमने दो फैक्टर पढ़ लिए, लैंड एवं लेबर। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल। सर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल सर इंसानों के द्वारा बनाया गया गुड्स, जिसके प्रयोग से आगे फर्दर प्रोडक्शन हो पाता है, उसको ही कहा जाता है कैपिटल। सर ऐसे गुड्स जिसको बनाने का पर्पस, या बनाया गया किसके द्वारा? इंसानों के द्वारा। और बनाने का पर्पस क्या है? कि आगे और कुछ प्रोड्यूस हो सके, उस चीज को ही हम लोग बोलते हैं कैपिटल। जैसे कि अगर हम बात करें रॉ मटेरियल। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? अपने को सीमेंट चाहिए सर, अपने को सरिया चाहिए, आयरन। सर अपने को ना रेती चाहिए, सैंड। सर अपने को ना पानी चाहिए। अब पानी तो इसमें आ जाएगा, इसको हटाते, छोड़ दो। सर अपने को ना और क्या लगता है भाई? पाइप्स वगैरह चाहिए। सर अपने को ना टाइल्स वगैरह चाहिए। सर अपने को सबसे मेन पैसा चाहिए सर। सर और क्या क्या चाहिए घर बनाने के लिए? सर ये सब चीज तो हो गया, अब और थोड़ा अलग चीज पे आते हैं। सर अपने को ना मशीन चाहिए। देखते रहोगे ना, घर बनता रहता है तो सीमेंट वेमेंट मिक्स करने के लिए ठेकेदार लोग मशीन लेकर आते हैं। सर अपने को ना छैनी, हथौड़ा, मतलब स्पेयर पार्ट्स में बोल सकते हैं, लूज टूल्स। छेनी, हथौड़ा, करनी वरनी जो होता है वो लूज टूल्स हो गया। और सर अपने को और क्या चाहिए? और ऐसे में अगर हम बात करें तो अपने को इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये इस तरीके से जो भी चीज चाहिए फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। कैपिटल मीन्स मैन मेड गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे कि मशीन, जैसे कि पाइप, जैसे कि जेसीबी, जैसे कि अगर हम बात करें ईंट। ये सारे चीजों का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पे टूल दिख रहा है, लूज टूल्स। ये सारे चीजों का, लूज टूल्स का यूज करके ही आगे प्रोडक्शन किया जाता है।
अब सर ये जो कैपिटल होता है ना, इसको भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। सर फिक्स्ड कैपिटल ऐसे कैपिटल होते हैं जैसे कि मशीन, लूज टूल, जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक करते हैं और उसको खरीदने में एक बार ही हमारा पैसा जाता है और वो लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और सर वर्किंग कैपिटल ऐसे कैपिटल होते हैं जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूस होता है, जब तक हम प्रोडक्शन करते हैं बार बार हमें वो चीज खरीदना पड़ता है, जैसे कि सर सीमेंट, आयरन, सैंड, पाइप, टाइल्स, पैसा, ये सारा कुछ वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है सर। ठीक है सर। अभी सर कैपिटल भी आपने बता दिया, अभी क्या बताओगे सर? चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है सर? एंटरप्रेन्योर भी एक इंसान ही होता है। वो इंसान क्या करता है? अपने कौशल से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। ऐसा सारा चीज क्या? और जो बाकी फैक्टर्स है जैसे कि लैंड, जैसे कि लेबर, जैसे कि कैपिटल, मतलब कौन कितना, मतलब कहां से लैंड लाना है, कौन, जैसे एग्जाम कोई खेती कर रहा है तो खेती करने के लिए कौन से जमीन पे खेती करना है, कौन से लेबर को रखना है काम पे, कहां से कौन सी मशीन लानी है, ये सारा काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। और क्या कर सकता है सर? सर और वो ना, उसको अगर लॉस होता है, क्या लैंड बियर करता है लॉस? अगर लॉस होगा, समझो खेती बाड़ी किया और खेती हुआ नहीं, बाढ़ आ गया या कुछ हो गया, तो किसको लॉस होता है? क्या लैंड को लॉस होता है? लैंड को तो उसका जो रिटर्न है वो मिलेगा ही मिलेगा। क्या सर लैंड को, सर रिटर्न क्या मिलता है? लैंड को मैं बता देता हूं अभी आपके लिए। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है, अगर हम बात करें वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और सर इंसान को जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना सर, कोई बात नहीं, वो आगे की बात है। तो लैंड अपना पैसा नहीं छोड़ेगा, लेबर अपना पैसा नहीं छोड़ेगा, कैपिटल भी अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। तो रिस्क किसके पास आता है? सर रिस्क बियर कौन करता है? सर रिस्क बियर ना हमारा एंटरप्रेन्योर ही करता है। और क्या करता है सर एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर सारे डिसीजंस लेता है, जितने भी डिसीजंस लेने रहेंगे सारे के सारे डिसीजन एंटरप्रेन्योर ही लेते हैं। और क्या करता है एंटरप्रेन्योर सर? और सर नई नई चीजें लाता है। जैसे अगर कोई किसान है तो वो अच्छी बीज लेकर आएगा जिससे कि उसका खेती ज्यादा हो सके। इनोवेशन मतलब कोई नया चीज करना, उसको ही बोला जाता है इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर इनोवेशन भी करता है। ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया सर। तो अब दिखाइए ना कैसे लिखना, कैसे इसको। एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर एंड रिस्क बियर ऑफ द प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर ऐसा व्यक्ति होता है जो ऑर्गेनाइज करता है सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, कौन सा चीज कहां रहेगा, क्या नहीं रहेगा, और रिस्क बियर करता है। अगर लॉस होता है प्रोडक्शन के टाइम में तो वो बियर करता है कौन? एंटरप्रेन्योर। और सर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये क्या करता है सर? फैक्टर को ऑर्गेनाइज करता है, अभी जस्ट देखा। सर रिस्क लेता है, यहाँ पे देखा सर। और सर इनोवेशन करता है, नए नए चीजों को लाता है जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ा सके। और सर डिसीजन लेता है। डिसीजन लेना मतलब क्या? कहाँ पे क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कहाँ पे काम करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो सारे डिसीजन लेता है एंटरप्रेन्योर। सर तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन क्या होता है, और फिर आपने फटाक से हमें बताया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। और सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी आपने बहुत अच्छे से बताया। सबसे पहले आपने बताया लैंड के बारे में, तो फिर मैंने आपको बताया लेबर के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कैपिटल के बारे में, फिर मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट अपने खत्म हो चुके हैं। अभी हमें नया कॉन्सेप्ट एक साथ चार कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे बताना था, और इसके लिए मैं एक कहानी का हेल्प लूंगा। और ये कहानी जब आपका खत्म हो जाएगा तो जो चार कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे या जान लोगे, वो चार कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है आपका फिक्स्ड फैक्टर। एक कहानी आपकी, कहानी से एक कॉन्सेप्ट आप जानोगे फिक्स्ड फैक्टर। एक आप जानोगे वेरिएबल फैक्टर। फिर आप जानोगे शॉर्ट रन। और फिर आप जानोगे लॉन्ग रन। ठीक है, चलिए सर, तो देखते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट को एक कहानी के माध्यम से। तो ये कहानी है
एक टेलर का, और ये टेलर थोड़ा कहानी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए फोटो रख देता हूँ। हंसना मत, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूं मैं, तुम लोग को पता नहीं है। ये टेलर है, और ये टेलर का नाम भी कुछ रख देते हैं, समझो मोतीलाल। मोतीलाल ओसवाल नहीं रे बाबा, मोतीलाल, ठीक है। अब ये मोतीलाल था, और ये टेलर के पास एक छोटा सा, बहुत बड़ा बना दिया रे, रुक जा थोड़ा सा, एक छोटा सा प्रीमाइसेस था। प्रीमाइसेस मतलब कि दुकान, या फिर आप बोल दो शॉप, ठीक है। उसके बाद सर, इसमें इसने ना दो मशीनें रखी हुई थी, एक यहाँ पे मशीन बनाता हूं और एक यहाँ पे मशीन बनाता हूं। तो इसके पास शॉप है, दो मशीनें, सिलाई वाली मशीन रहती है ना, वो मशीन है। एक ये खुद है एंटरप्रेन्योर, और अगर हम बात करें तो एक लेबर को भी इसने हायर करके रखा हुआ है कि मुझे सपोर्ट करे, हेल्पिंग हैंड रहे, ठीक है। ये था, और कुछ डाल सकते हैं क्या? रहने दो, बस इतना ही है। शॉप हो गया, मशीन हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, लेबर हो गया, और अगर हम बात करें तो कुछ रॉ मटेरियल्स भी हैं इसके पास, या रॉ मटेरियल ना लिख के हम लोग क्या लिखे इसके जगह पे? इसके जगह पे अगर हम बात करें तो इसके पास इसके पास कॉटन के कपड़े हैं, ठीक है, जिससे कि वो शर्ट वगैरह या जो कुछ है बनाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक टेलर का पिक्चर देखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें तो ये सारा चीज है इसके पास। एक दिन मोतीलाल के पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है छगन लाल। कौन आता है? छगन लाल। इसके इसके लिए भी एक फोटो बना लें, चलो बना लेते हैं। छगन लाल आता है और ये बोलता है, अरे मोतीलाल जी, मेरे बेटे की शादी है। मोतीलाल बोलता है, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ दिन के बाद आप तो दादा बनने वाले हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो छगनलाल बोलता है कि इनविटेशन तो देने आया ही हूं मैं आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छे मित्र हो मेरे। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि 3 दिन के बाद मेरे बेटे का हल्दी सेरेमनी है। को पता होगा हल्दी सेरेमनी क्या होता है, हल्दी वल्दी लगाते जो है जैसे, ठीक, हल्दी सेरेमनी है। और उस हल्दी सेरेमनी में लगभग 200 लोग आएंगे, और मैं चाहता हूं उन 200 लोगों को, और ये 200 लोग मेल हैं बच्चों, 200 लोग आएंगे, और मैं चाहता हूं कि इन 200 लोगों के लिए आप मुझे 200 कुर्ता बनाकर दो। और वो कौन से कलर का बताओ? येलो कलर का। बहुत बढ़िया। छगनलाल ऑर्डर देता है। अब मोतीलाल सोच में पड़ जाता है कि क्या ये ऑर्डर को मैं एक्सेप्ट करने लायक हूं कि लायक नहीं हूं। ये धड़ल्ले यहाँ पे आता है और दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है। बोलता है, मेरे पास प्रीमाइसेस तो छोटा ही है, ये प्रीमाइसेस छोटा है, और मैं और मेरा एक लेबर है, मतलब 2 लोग मिलके प्रोडक्शन करते हैं। अगर एक लेबर अगर ईमानदारी से काम करे तो एक दिन में 10 कुर्ता बना सकता है, और इसको जोड़ के अगर 2 लेबर रहेंगे तो 20 कुर्ता एक दिन में, 1 डे में बना सकते हैं। तो अगर 3 दिन का समय है तो 60 कुर्ता बनाया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर कितने का है? 200 कुर्ते का। अब ये अपने दिमाग में सोचने लगेगा कि अब मुझे अगर ये ऑर्डर लेना है तो मैं कुछ कुछ चेंजेस कर सकता हूं, मैं लेबर बढ़ा सकता हूं क्या, क्या मैं मशीनें बढ़ा सकता हूं क्या, क्या क्या कर सकता हूं, वो सोचेगा। ये सोचेगा कि 2 मशीनें थी, 2 लोग मिलके काम कर रहे थे,
अभी ना इसमें 2 और मशीनें यहाँ पे फिट कर सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस अपने पास है। तो 2 से उसने क्या कर दिया, 4 मशीन कर दिया, ठीक है। और लेबर एक थे इसके पास, 2 मशीनें बढ़ी, तो ये क्या करेगा, 2 और लेबर को भी फटाफट हायर कर लेगा। ये अकेला तो है ही, काम कर ही रहा है करके, ठीक है। और कपड़े-वपड़े भी मंगवा सकता है ये कॉटन के। अगर हम बात करें तो कपड़े से ही येलो कुर्ता बनेगा ना, तो कपड़े भी ये चेंज कर सकता है। इसके पास समझो कि 10 मीटर पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति के लिए 2 मीटर कपड़े का जरूरत पड़ रहा है, तो ये उस हिसाब से जितना लोग है तो मतलब 400 मीटर कपड़े का पीस और ये मंगा लेगा, ठीक है। ये ये सारा चीज चेंज कर सकता है। इसके अलावा ये देखता है कि मैं शॉप बस चेंज कर लूं ना, मतलब शॉप एक और एडिशनल रेंट पे ले लूं, तो मेरे लिए ना दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये होगा कि मैं एक ऑर्डर लेने की वजह से मुझे रेंट बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। तो ये शॉप को बढ़ा नहीं सकता है, बाकी सारी चीजों को बढ़ा सकता है। तो अब अगर हम बात करें तो इसके पास 3 लेबर हो गए, पहले एक थे, 2 लेबर उसने और हायर किया और एक व्यक्ति वो खुद है, तो 4 लेबर हो गए घुमा फिरा के इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर। अब 4 लेबर एक दिन में 40 कुर्ता बना सकता है और 3 दिन का समय है, तो टोटल 120 कुर्ता बन सकता है। क्या अब ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता है? आपसे सवाल है। नहीं सर, यहाँ पे उसका डिमांड 200 कुर्ता का है और ये बंदा बस मैक्स टू मैक्स जितने भी वेरिएबल फैक्टर है उसको चेंज करके अपने आउटपुट में मैक्स टू मैक्स 60 यूनिट ही बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा बढ़ा सकता नहीं। उसके लिए भी उसको 2 मशीन और ऐड करनी पड़ेगी, 2 लेबर और ऐड करना पड़ेगा। कॉटन का कपड़ा वो मंगा रहा है, 400 मीटर और कपड़ा मंगाना पड़ेगा। ये सारी चीजों में वो चेंज कर सकता है, बाकी सारी चीजों में चेंज कर सकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आ जाओ सर यहाँ पर और बता दो अभी सर फिक्स फैक्टर क्या है, सोचो। ये जो हमारा मोतीलाल था उसके लिए फिक्स फैक्टर क्या था सर? फिक्स फैक्टर उसका प्रीमाइसेस या उसका शॉप, ये था उसका फिक्स फैक्टर। और सर वेरिएबल फैक्टर क्या था? सर वेरिएबल फैक्टर उसके लिए कॉटन कपड़ा, ठीक है। और सर अगर हम बात करें तो लेबर, और अगर हम बात करें जो उसके पास छोटी मशीनें थी उसको भी ये चेंज कर सकता है। तो ये सारे फिक्स फैक्टर हैं, ठीक है। फिक्स फैक्टर ऐसे फैक्टर जो कांस्टेंट रहे, डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और सर ये जो कॉटन लेबर मशीन था ये वेरिएबल फैक्टर था। वेरिएबल वर्ड ही बना है वेरी से, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो इट चेंजेज अप टू द सर्टेन लिमिट टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। सर आपने ना यहाँ पे शॉर्ट रन वर्ड लिख दिया, बताता हूं मैं अभी। यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बताता हूँ। अभी छगन लाल क्या करेगा, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अभी छगन लाल क्या करेगा, छगन लाल बोलेगा कि मोतीलाल भाई तू अगर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तू बहुत अलग किस्म का इंसान है, तेरे पास आना ही मेरी भूल हो गई। मुझे तुमको पता है कि एक ऐसा ही दुकानदार है जिसका नाम है, वो भी एक टेलर है, और उसका नाम से पहले उसका फोटो बना दो, उसका नाम है चांदीलाल। और तुझे पता है क्या कि तेरे इतना ही उसके पास शॉप है, तेरे इतना ही उसके पास मशीन, 2 ही मशीन है, तेरे इतना ही उसके पास लेबर भी था, एक लेबर था, और तेरे इतना ही कॉटन कपड़ा था उसके पास। लेकिन मैंने उसको जब 200 कुर्ते का ऑर्डर दिया ना, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, प्रीमाइसेस छोटा है, मैं प्रीमाइसेस भी चेंज कर दूंगा, शॉप भी चेंज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, मतलब इन सिंपल
मशीन भी बढ़ा दूंगा, लेबर भी बढ़ा दूंगा, तुझे जितना चाहिए मैं करवा दूंगा वो। और अगर हम बात करें तो कपड़े को भी वो मंगवा रहा था, कपड़े के पीस को भी मंगवा रहा था, मतलब वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। तो मोतीलाल बोलता है तुझे पता है वो बहुत बड़ा ट्रेडर है चांदीलाल, नाम में ही चांदी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो उल्टा हो गया मोती और चांदी, लेकिन ठीक है। चांदीलाल बड़ा टेलर है, वो उसके पास भरपूर पैसे, वो सारे कुछ को चेंज कर सकता है, लेकिन मैं भाई वो चीज कर सकता नहीं हूं। तो अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन के सामने मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, मोतीलाल का जो कंडीशन था वो शॉर्ट रन वाला कंडीशन था, और चांदीलाल ये कोई ईयर समय के हिसाब से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन नहीं होता है। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कैसे होता है वो बताता हूं। चांदीलाल के हिसाब से लॉन्ग रन हो गया। शॉर्ट रन का मतलब ये होता है जहां पे एट लिस्ट वन फैक्टर क्या होंगे बच्चों, फिक्स्ड होंगे। ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स हो, बाकी का वेरिएबल हो वरना नहीं है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रन। जैसे कि मोतीलाल के कंडीशन में वो सारा कुछ चेंज कर सकता था, लेबर और हायर कर सकता था, रॉ मटेरियल और मंगवा सकता था, सब कुछ कर सकता था, मशीनें और बढ़ा सकता था, लेकिन वो अपने प्रीमाइसेस को बढ़ाना नहीं चाहता था या नहीं बढ़ा सकता था। और वैसे सिचुएशन को शॉर्ट रन अगर हम बात करें कंडीशन कहा जाता है। और चांदीलाल के कंडीशन के हिसाब से सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, तो ऐसा कंडीशन जहां पे ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, तो उसको कहा जाता है बच्चों लॉन्ग रन कंडीशन। तो इस कहानी से आपको सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसी चीज को लिखना कैसे है वो चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए थोड़ा और ऊपर, यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर इज अ फैक्टर हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जिसके क्वांटिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है वो होता है फिक्स्ड फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए गए जो है, जैसे कि लैंड है, जैसे कि हेवी मशीनरीज है, जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग है। ये जनरली क्या होते हैं ना, फिक्स होते हैं। जनरली मैंने वर्ड रखा है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है। लॉन्ग रन में अगर हम बात करें चांदीलाल के समय में उसने तो लैंड को भी चेंज कर दिया था, मशीन को भी चेंज कर दिया था, फैक्ट्री बिल्डिंग को भी चेंज कर दिया था। तो अमीर लोगों के लिए ये चीज भी वेरिएबल होता है। मैंने इन जनरल बोला है कि ये सारे फिक्स फैक्टर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर हमेशा फिक्स हो। समझ में आया बात? आगे चलते हैं हम लोग। वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर इज अ फैक्टर हुज क्वांटिटी कैन बी इजीली चेंज। जिस क्वांटिटी को चेंज किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल फैक्टर। और एग्जांपल यहाँ पे लेबर का रखा गया है, रॉ मटेरियल का रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी का रखा गया, ये सारा कुछ वेरिएबल फैक्टर के अंदर आता है। अभी अगर हम बात करें इसका मीनिंग, हम लोग अगर इसका हम डिस्टिंग्विश बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और डिस्टिंग्विश में सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। फैक्टर कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, सामान्य रहता है। जैसे कि अगर हम मोतीलाल का कंडीशन देखें तो वहां पे प्रीमाइसेस क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट का मतलब विच डू नॉट चेंज, तो ये कांस्टेंट रहता है। और वेरिएबल फैक्टर कैसे फैक्टर होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोतीलाल के कंडीशन में भी अगर हम बात करें तो लेबर को चेंज किया जा सकता था। मोतीलाल के कंडीशन में अगर हम बात करें तो मशीनरीज को चेंज किया जा सकता था, ठीक है, रॉ मटेरियल को चेंज किया जा सकता था। तो ये सारा कुछ होता है वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है। अब अगर हम बात करें तो फिक्स्ड फैक्टर जो रहता है वो बस शॉर्ट रन में ही देखने को मिलता है। जो फिक्स्ड अगर आप बात करें फैक्टर, वो शॉर्ट रन में बस आपको देखने को मिलेगा। और वेरिएबल फैक्टर आपको शॉर्ट रन में भी दिखेगा और लॉन्ग रन में भी दिखेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें आउटपुट के साथ इसका क्या रिलेशन है, आउटपुट के साथ फिक्स फैक्टर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स रहता है, आउटपुट के साथ ये भी बढ़ेगा नहीं। रिलेशन कैसे होता, जैसे कि अगर हम बात करें रिलेशन ऐसे होता, कहां गया इसका पॉइंट, कहां है भाई, आउटपुट के साथ इसका रिलेशन कैसे होता, पेन को क्या हो गया मेरे भाई, आउटपुट के साथ इसका इसका रिलेशन कैसे होगा कि आउटपुट बढ़ा तो
फिक्स्ड फैक्टर बढ़ा क्या, या आउटपुट घटा तो फिक्स्ड फैक्टर हमारा जो है बढ़ा या घटा क्या। मतलब इसके आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या फिक्स्ड फैक्टर का कोई रोल होता है, फिक्स्ड फैक्टर बढ़ता है या घटता है, नहीं, तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन आउटपुट के साथ वेरिएबल फैक्टर का रिलेशन है। अगर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी हमारा बढ़ेगा, और वेरिएबल फैक्टर को अगर घटाएंगे तो आउटपुट भी हमारा घटेगा। जो हमारा कॉस्ट होता है फिक्स फैक्टर का, वो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज होता नहीं है। और सर वेरिएबल फैक्टर का जो कॉस्ट होता है वो चेंज होता है। हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लेंगे तो हमें जैसे मोतीलाल रॉ मटेरियल ज्यादा लेगा तो उसके लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट होता है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लैंड एवं लेबर। लैंड फिक्स फैक्टर में और लेबर अगर हम बात करें तो वेरिएबल फैक्टर में, लेकिन हमेशा ऐसा फिक्स नहीं है कि लैंड हमेशा ही फिक्स फैक्टर हो। लॉन्ग रन में वो भी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। अभी ना मैं आपको एक जब वहां पे बता रहा था तो एक कॉन्सेप्ट में बताना आपको भूल गया था, और एक टेबल के माध्यम से हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, यहाँ पे एक मैं टेबल बनाता हूँ, और टेबल बनाने के लिए मेरे पास समय जगह का अभाव है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं टेबल कैसे बनाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिक्स फैक्टर। देखो आपको तो पता है ना कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। समझो 4 फैक्टर हैं, ठीक है, ध्यान से रुक जाओ। समझो 4 फैक्टर हैं और उसमें सारे के सारे वेरिएबल हैं और एक भी फिक्स नहीं है। तो ये कौन सा पीरियड होगा बताओ बच्चों, जहां पे एक भी फिक्स फैक्टर नहीं हो और चारों के चारों वेरिएबल फैक्टर हो। तो सर ये जो होता है वो लॉन्ग रन पीरियड होता है। सर अगर एक फिक्स हो और 3 वेरिएबल हो तो सर ये शॉर्ट रन आपने बताया था हमें। सर अगर 2 फिक्स हो, 2 वेरिएबल हो, तो सर ये भी हमारा शॉर्ट रन में ही आएगा। ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर अगर एक फिक्स है और 4 वेरिएबल हैं तो सर ये भी हमारा शॉर्ट रन पीरियड ही होगा। और सर अगर ऐसा हो कि चारों के चारों ही फिक्स हो और वेरिएबल एक भी नहीं हो, तो वैसे आपके सिलेबस में ये कवर नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये होता है वेरी शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। आ जाइए, आप कहाँ पे थे, रिटर्न वहां पे आ जाइए ना। कहाँ पे थे सर आप थे, हम्म, ये आपने बता दिया था। और अभी आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बताना था, और उससे पहले ही आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में थोड़ा एक बार और डिफरेंस बता दिया। शॉर्ट रन एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा पीरियड जहां पे एटलीस्ट एक फैक्टर क्या हो, फिक्स हो। फर्म इंक्रीज कर सकता है अपना आउटपुट लेबर के इस्तेमाल से ही बस, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं। और लॉन्ग रन क्या होता है सर, लॉन्ग रन ऐसा मार्केट हो, ऐसा पीरियड होता है जहां पे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हों। जैसे कि नया फैक्ट्री बना देंगे, अगर लैंड का कमी होगा, नई मशीनें ला लेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई चीज यहाँ पे फिक्स नहीं। शॉर्ट रन का मतलब सर ऐसा पीरियड जहां पे एक फैक्टर एटलीस्ट फिक्स हो, बाकी सारे से हमें कोई लेना देना नहीं है। सर लॉन्ग रन का मतलब बाकी सारे से लेना देना है, वो सारे वेरिएबल होने चाहिए। लॉन्ग रन पीरियड ऐसा मार्केट जहां पे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल 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 होने चाहिए। चलिए सर, अब वही चीज जो मैंने वहां पे टेबल बना के बताया था, वही चीज यहाँ पे। अब थोड़ा डिस्टिंग्विश देख लेते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर बोला है सम फैक्टर फिक्स और आउटपुट बस चेंज होगा यूजिंग वेरिएबल फैक्टर ओनली। ठीक है, जैसे कि मोतीलाल का कंडीशन यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चांदीलाल का कंडीशन रखेंगे। मोतीलाल बोलता है कि मैं आउटपुट एक लिमिट तक बढ़ा सकता हूं, हाँ, और आउटपुट बढ़ा सकता हूं बस अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर। उसका वेरिएबल फैक्टर
था लेबर, उसका वेरिएबल फैक्टर था मशीन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका वेरिएबल फैक्टर था क्लोथ, क्लोथ, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल फैक्टर वेरिएबल है और यहाँ पे कुछ ही फैक्टर, मतलब कुछ फैक्टर फिक्स है और कुछ फैक्टर वेरिएबल है। अब नेचर के अंदर आते हैं। नेचर ये टेम्पररी रहता है, शॉर्ट रन रहता है। अगर मोतीलाल को कोई बोल देता कि ये जो हमारा कौन था, रामू था या कौन था जो ऑर्डर देने आया था, वो अगर मुझे बराबर ऑर्डर देता रहेगा तो क्या मोतीलाल चेंज कर लेता अपना कंडीशन? कर लेता। ये टेम्पररी शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म डिसीजन था, इसी वजह से उसने चेंज नहीं किया। और चांदीलाल ने हो सकता है कि सोचा हुआ होगा कि अगर मैं बिजनेस को बढ़ा लूंगा तो आगे मुझे काम में आने वाला है, बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे तो मेरे पास ही आएंगे। तो ये परमानेंट और लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहा है। अगर हम फैक्टर प्रोडक्शन की बात करें तो लैंड और कैपिटल फिक्स था। लैंड और कैपिटल फिक्स माना गया है यहाँ पे, मतलब ये टेबल में डिस्टिंग्विश में, और लेबर को वेरिएबल माना गया है। और यहाँ पे लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। सप्लाई यहाँ पे लिमिटेड एक्सपांशन हो सकता है, जैसे मोतीलाल ने 60 से 120 तक कुर्ता बनाने को अपना लिमिट देखा था, तो इतना एक्सपांशन कर सकता था। और लॉन्ग रन की बात अगर हम करें तो लॉन्ग रन में कितना भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे क्या है, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। जितना प्रोडक्शन करना होगा उतना ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, अपने फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो रही बात, अब आते हैं हम सर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जानने के लिए। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम बात करें, एक रिलेशनशिप ड्रॉ करता है। क्या ड्रॉ करता है सर? रिलेशनशिप ड्रॉ करता है। हो रिलेशनशिप किसके बीच में सर? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में क्या? नहीं 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 नहीं, बहुत गलत बात, ऐसा मत सोचो बच्चों। रिलेशनशिप ये ड्रॉ करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। हाँ सर, कैसे? कैसे सर, कैसे रिलेशनशिप? तो सिंबॉलिकली ये दिखाता है। कैसे सिंबॉलिकली दिखाता है सर? जैसे कि सर क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एल कॉमा के। सर क्यू एक्स मतलब क्या होता है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या आउटपुट। क्वांटिटी प्रोड्यूस के बजाय हम आउटपुट भी लिख सकते हैं। ये आउटपुट लाने के लिए कितना इनपुट का यूज हुआ है? तो सर हमको ना लेबर का इस्तेमाल हुआ है, और सर एल का एल डिनोट किया जाता है लेबर के लिए और के डिनोट किया जाता है कैपिटल के लिए। तो यही प्रोडक्शन फंक्शन है कि कितना इनपुट लगाएंगे तो कितना आउटपुट आएगा, या कितना आउटपुट के लिए हमें कितने इनपुट का रिक्वायरमेंट होगा। और इसी चीज को दिखाने के लिए प्रोडक्शन फंक्शन बना बनाया गया है। तो सर यहाँ पे देखिए ना सर, प्रोडक्शन फंक्शन शोज टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो सर रिलेशनशिप के आगे टेक्निकल वर्ड जोड़ दिया है और इनपुट आउटपुट के आगे फिजिकल फिजिकल वर्ड यूज कर दिया गया है। फिजिकल क्या है क्या नहीं उससे लेना देना नहीं है, बस इतना समझो कि प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप ड्रॉ करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और सर ये सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट किया जाता है जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एल कॉमा के, एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल, क्यू एक्स फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस और आउटपुट। एल और के क्या है? हमारा इनपुट है, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, यहाँ पे मैं लिख लिख के समझाऊंगा आपको, ज्यादा बेटर आप लोगों को समझेगा। ये जो सर प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये दो तरीके का होता है, पता है आपको? ये देखो दो तरीके का होता है, ठीक है? थोड़ा कलर वलर चेंज कर लिया करो भाई, मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और एक होता है बच्चों लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सर शॉर्ट रन के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? शॉर्ट रन एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा पीरियड है जहां पे एट लिस्ट एक फैक्टर फिक्स हो। और सर लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन तो ऐसा, अगर हम बात करें पीरियड है जहां पर अगर हम बात करें तो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे। चलो ना सर, तो देखो ना सर,
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एल कॉमा के। अब सर ये तो पता है ना हमें कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हम समझो कैपिटल को फिक्स बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक बार देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सामने वाला व्यक्ति जिसको हम समझा रहे हैं वो समझ पाएगा कि लेबर वेरिएबल है और कैपिटल फिक्स है। और सर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे वैसे ही डिनोट करेंगे, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एल और के, और इसके ऊपर में कहीं भी डैश नहीं डालेंगे क्योंकि सारे के सारे फैक्टर क्या है बच्चों, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल है। अभी सर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने के लिए ना एक लॉ बनाया गया है, और ये लॉ है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और सर लॉन्ग रन के लिए भी एक लॉ बनाया गया है, और वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। सर क्या ये हमें पढ़ना है? जी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्या सर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है? याद करो, जब हम लोग इस चैप्टर का टाइटल पेज देख रहे थे तो ही मैंने बताया था कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसी चीज के लिए मैंने आपके लिए साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। क्या सर अब हमने सारा कॉन्सेप्ट कर लिया तो क्या हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस कर सकते हैं? नहीं बच्चों, अभी मुझे और कुछ बताना है आप लोगों को। ये हो जाने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझा दूंगा। चलिए सर, तो बता दीजिए ना सर, तो और क्या पढ़ाना है? तो मुझे आपको टोटल प्रोडक्ट पढ़ाना है, आपको मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ाना है, मुझे आपको एवरेज प्रोडक्ट भी पढ़ाना है। तो टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के और मूव करेंगे। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी सर इसको समझने के लिए आप कैसे बताओगे, कहानी से बताओगे? हाँ, कहानी से ही बताता हूं मैं। जैसे समझो कि हमने पढ़ा है ना कि कुछ इनपुट डालो, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करो, तो कुछ आउटपुट जाता है, मतलब आउटपुट बनता है, मतलब फिनिश गुड्स बनता है। हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो हम उस हिसाब से एक फिक्स इनपुट रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रखो लैंड, लैंड को हम फिक्स रखेंगे, और एक और लेबर रखेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग लेबर, और ये हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा। ये हमारा क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है, और ये हमारा क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो ये टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। अभी समझो यहाँ पे मैं कहानी बताता हूं कि एक हमारा किसान था, और किसान के पास समझो लैंड था, और उसके पास जो लैंड था वो था समझो 5 कट्ठा। कितना है? 5 कट्ठा। रिलेट कर पा रहे होगा आप लोग। और समझो सर वो पहले 5 कट्ठे जमीन पर एक भी लेबर नहीं यूज कर रहा था, तो क्या वो आउटपुट, जैसे कि आउटपुट के तौर पे ले लेते हैं गेहूं, वीट, ठीक है, तो क्या वो 5 कट्ठे जमीन पे एक भी लेबर नहीं रखेगा तो क्या वो आउटपुट जनरेट कर पाएगा? तो आप बोलोगे एकदम नहीं सर। क्या जमीन अपने आप गेहूं दे देगी? नहीं, उसके लिए हमें उसके ऊपर बुआई करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, तब जाकर हमको कुछ वीट प्रोड्यूस होकर मिलेगा। तो मतलब अगर हम लैंड बस रखते हैं फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर नहीं रखते हैं तो हमको आउटपुट वीट मिलता 1 किलो भी नहीं है। उसके बाद समझो वो किसान खुद लग जाता है काम करने के लिए, तो वो आउटपुट क्या करेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खेती करेगा, एक अकेला मिलके वो 5 कट्ठा जमीन को पूरा जोतने
से तो रहा नहीं, जितना ही जोतेगा, जितना ही वो बीज डालेगा, जितना ही जो कुछ अपना एक्टिविटी कर पाएगा, उससे मुश्किल से 1 क्विंटल धान या गेहूं उगा सकता है। और सर अगर 5 कट्ठा जमीन है, उसके ऊपर 2 लेबर आ जाते हैं, तो हो सकता है सर कि 300 किलो वीट का उपजाऊ हो सके। ठीक ना सर? तो ये जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, मतलब लेबर के वजह से, लेबर और लैंड के वजह से, इस्तेमाल करने की वजह से जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ही कहा जाता है आउटपुट। और यहाँ पे जितना टोटल आउटपुट, मतलब 1 से 100, 2 से 300, तो यही होता है हमारा टोटल। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ गया सर। चलिए ना सर, अभी टोटल प्रोडक्ट आपने बता दिया कि टोटल प्रोडक्ट मतलब लैंड और लेबर के इस्तेमाल से, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के इस्तेमाल से जितना उपजाऊ होता है, जितना आउटपुट होता है, जितना प्रोडक्शन होता है, उसको ही कहा जाता है टोटल प्रोडक्ट। सर अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ना। अब हमको बोला है सर, मार्जिनल प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट बताइए क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि हमारा है लैंड, माफ करना, लेबर। ठीक, हमारा वेरिएबल फैक्टर है लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बताता है कि अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज या ऐड करोगे तो कितना प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा। रिपीट करता हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल फैक्टर है उसके अंदर तुम एडिशन करते हो। जैसे कि पहले 0 लेबर था, अभी उसमें एडिशन किया 1 लेबर हो गए, फिर एडिशन किया तुमने 2 लेबर हो गए। तो तुम एडिशन करोगे तो प्रोडक्शन में या आउटपुट में या टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आ रहा है, ये चेंजेस को ही डिटरमाइन करता है कौन बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट। आया समझ में आप लोगों को? जैसे कि हमने लेबर में 1 यूनिट बढ़ाया, तो आउटपुट भी कितना यूनिट बढ़ा, या आउटपुट भी कितना किलो बढ़ा, 100 किलो बढ़ा। अभी लेबर में हमने 1 यूनिट और ऐड किया, तो आउटपुट कितने से बढ़ा बच्चों, चलो बताओ। आप बोल रहे होगे 200 केजी, आपके मन में ये आ रहा होगा 200 केजी ना, लेकिन ये कैसे निकाला आपने, आपने इसको सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर पे 300 केजी आउटपुट था और फर्स्ट यूनिट पे 100 केजी आउटपुट था, इसको इसको इससे माइनस किया था, 100 को 300 में से माइनस किया होगा, तब जाके 200 केजी आया होगा। और इसी चीज के लिए फॉर्मूला बनाया हुआ है एमपीएन माइनस, एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। एमपीएन, एमपीएन मतलब जिस यूनिट का हम लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हम ढूंढ कौन से यूनिट का रहे हैं, जब लेबर 2 पे था वो टाइम में हम मार्जिनल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा दूसरे यूनिट पे कितना है, टीपी एट 2, टीपी एट 2 है हमारा 300, टीपी एट सेकेंड यूनिट 300 है, माइनस टीपी एट, जैसे यहाँ पे एन है 2, तो 2 माइनस 1, फर्स्ट यूनिट पे टीपी कितना है, फर्स्ट यूनिट पे 100 केजी है, तो इस दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारा आया 200 केजी। तो सर हमने एक फॉर्मूला ढूंढा, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने ढूंढा कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जिस यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उस यूनिट का टोटल प्रोडक्ट और उसके पीछे वाले टोटल प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो उस यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट हमको मिलके आता है। सर ये फॉर्मूला क्या हर जगह लगा सकते हैं? हाँ बच्चों, हम मैक्सिमम जगह पे ऐसे फॉर्मूला को लगा सकते हैं जहां पर 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, मतलब लेबर में सेम यूनिट से बढ़त हो रही है, इंक्रीज हो रहा है।
अगर समझो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 5 कट्ठा है और यहाँ पे लेबर 2 से 4 हो गए, मतलब 1 से नहीं बढ़ा है, डायरेक्टली 2 से बढ़ गया। वैसे सिचुएशन में हमें एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, दैट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं लिखू कितना आउटपुट लिखू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 800 केजी लिखता हूँ, या फिर 800 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 500 केजी लिखता हूँ, 600 फाइनल 600 केजी रखता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो mp इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। यहाँ पे लेबर के लिए हमने एल, डेल्टा एल मतलब चेंजेस इन वेरिएबल फैक्टर, ठीक, और डेल्टा टीपी का मतलब चेंजेस इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि कितना बदलाव हुआ है टोटल प्रोडक्ट में। पहले सर 300 था, अभी कितना हो गया, 600 हो गया। तो कितने से चेंज हुआ, 300 से चेंज हुआ, 300 से 600 हुआ, मतलब 300 से बढ़ा ना, 300 से चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल है, डेल्टा लेबर में कितना चेंज हुआ सर, पहले 2 था अभी 4 हो गया, तो कितने से चेंज हुआ सर, 2 से चेंज हुआ, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो सर हमारा आएगा 150। सर कितना आएगा, 150, और यही होगा हमारा सर मार्जिनल 150। डन डन डन। अभी सर एक और कॉन्सेप्ट बता ही दो ना सर, यहाँ पे बहुत घचपच हो गया है, कोई नहीं, घचपच हो गया है तो हम कुछ गायब भी कर देते हैं सर, हम गायब करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा आइटम। हम्म, तो आ जाते हैं हम लोग आखिरी कॉन्सेप्ट, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। सर एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज वर्ड आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा। एवरेज मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है कि एक इंसान लमसम कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वही होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज का मतलब हम टोटल, याद करो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर से तो हमें मिलता है एवरेज। जैसे कि अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट, यहाँ पे तो कुछ टोटल है ही नहीं, तो डिवाइड 0 से क्या हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट 100 केजी है और लेबर 1 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1 100 होगा। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 300 केजी है, तो 300 डिवाइडेड बाय 2 150 होगा। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 600 है, डिवाइडेड बाय 4, ये भी सर हमारा 150 ही होगा। तो ऐसे निकाला जाता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर हम सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ेंगे ना, तो टोटल प्रोडक्ट के बराबर आने वाला है, ठीक बच्चों। तो ऐसा कहानी होता है टोटल प्रोडक्ट का। अभी चलते हैं हम लोग टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। सर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय गिवन नंबर ऑफ वर्कर या गिवन नंबर ऑफ इनपुट। इनपुट के इस्तेमाल से जितना टोटल आउटपुट होता है उसको ही कहा जाता है टोटल प्रोडक्ट। सर अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। एक लेबर के बढ़ाने से कितना आउटपुट में फर्क गिरता है उसको ही बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अगला है सर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट लेबर के हिसाब से कितना आउटपुट हो रहा है, एक लेबर एटलीस्ट कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसको ही बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट।
और अब ये टेबल के साथ आपको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बनाकर देना है। यहाँ पे जो जो बॉक्स खाली दिख रहे हैं आप लोगों को, वो बॉक्स को आपको क्या करना है, फिल करना है। जैसा कि यहाँ पे बॉक्स खाली है और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट एट थर्ड यूनिट। तो सर क्या हम कौन सा, दो फॉर्मूला आपने बताया है, एक बताया टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 और एक फॉर्मूला आपने बताया है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। ये वाला तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये फॉर्मूला जब लगाओगे ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला गलत हो सकता है अगर जो यूनिट ऑफ लेबर है वो क्रोनोलॉजी में ना जाए, 1 2 3 रहे और उसके बाद डायरेक्टली 6 आ जाए, 4 के बाद 5 ना आके डायरेक्टली 6 आ जाए, तो ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या सर यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इससे बचने का एक बहुत साधारण तरीका है कि आप क्या करो ना, हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाओ। ये कभी भी गलत हो सकता नहीं है, ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं ना, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 600 है, चेंजेस इन टीपी कितना है, तो 300 से 600 हुआ है, तो चेंजेस कितना हुआ है, 300 हुआ है। और लेबर में कितने से चेंजेस हुआ है, 2 से 3 हुआ है, मतलब 1 से चेंजेस हुआ है, 300 डिवाइडेड बाई 300 आएगा यहाँ पे बच्चों 300। और सर यहाँ पे देखिए ना, 3 से 5 हो गया है और 6 से 900 हो गया, कितने से चेंजेस सर, 300 से चेंजेस हुआ है टोटल प्रोडक्ट में। और सर लेबर में कितना, 2 से चेंज हुआ है, तो सर वहां पे 150 आ जाएगा, लिख देंगे सर 150, ठीक है ना सर। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट निकालने को दिया है हमें सर। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 दे दिया, यहाँ पे ढूंढना है सर। टोटल एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। तो सर यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है 100 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे 100 आ गया, सही है एकदम। सर यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है 300 और डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा सर, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 150। सर आगे दिया हुआ है यहाँ पे, सर टोटल प्रोडक्ट है 900 और नंबर ऑफ लेबर है 5, तो क्या होगा सर, यहाँ पे 180 होगा, तो सर यहाँ पे मैंने 180 लिख दिया। और सर यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है। सर क्या आपने जो अभी फॉर्मूला बताया था टीपी इज इक्वल टू सम ऑफ एमपी, ये लगाकर हमारा आंसर सही आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या है बच्चों, गैप है। यहाँ पे हम लोग टोटल प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे पता है, एपी मल्टीप्लाइड बाय लेबर। सर एपी कितना है, 125 है, लेबर कितना है सर, 6 लेबर हैं, तो सर 125 मल्टीप्लाइड बाय अगर 6 करते हैं तो 600 और 300 900 यहाँ पे आ जाने वाला है। डन सर, बहुत बढ़िया सर, कर लिया हमने सारा काम, कोई दिक्कत नहीं, कोई वांदा नहीं। हमने एक सम करके अपना प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके हमने जाना कि कहां पे मेंटली हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डन ना सर। अभी चलते हैं हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर, और ये हमारा आखिरी कंटेंट है, मतलब आखिरी कंटेंट नहीं है, मतलब इस टॉपिक के लिए इतना हम मगजमारी अभी तक कर रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझाने के लिए कहानी बताऊंगा, उससे पहले एक घुट पानी पी लूंगा। हम्म। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझाने के लिए ना मुझे एक कहानी देखना पड़ेगा, और ये कहानी है एक छोटे से किसान जिसका नाम है किसान। वाह, क्या नाम है, नाम में ही किसान है, ठीक है। समझिए कि इसके पास ये 5 कट्ठे का लॉट है और जिसपे ये वीट उगाना चाहता है।
हाँ, ये 5 कट्ठे का प्लॉट इसका क्या है सर? फिक्स है। और ये क्या चाहता है कि इसके ऊपर लेबर डाले और लेबर डाल के देखे कि उसका प्रोडक्शन किस रफ्तार से बढ़ता है ना। जैसे समझो कि ये जमीन थी और जमीन पे बस ये अकेले काम कर रहा था, ठीक है। तो ये समझो अनाज उगाया होगा, लेकिन 5 कट्ठे पे अकेले, अगर मैं बात करूं बुआई, मतलब ये सारी चीजें जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रहती है, वो अकेले ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और इस वजह से ये प्लॉट का जो मैक्सिमम आउटपुट ये जनरेट किया जा सकता है वो जनरेट कर नहीं पाएगा। और समझो कि ये बस 100 किलो ही वीट उगा पाता है। कितने लेबर के साथ? एक लेबर के साथ, मतलब कि खुद। उसके बाद ये सोचता है कि मुझे और लोगों को हायर करना चाहिए। वो क्या करता है, एक इंसान को हायर करता है और बोलता है कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, अभी खेती करेंगे। हो गए कितने लेबर? 2 लेबर हो गए। अब क्या होगा कि 2 लेबर मिलके जब काम करेंगे ना, तो जो प्रोडक्शन रहेगा ना बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि 2 लोग मिलके एक से भले 2। समझ में आ रहा है? तो 100 किलो से डायरेक्टली 300 किलो अनाज का प्रोडक्शन हो पा रहा है। फिर समझो एक और लेबर को ये लाता है। एक और लेबर जब आते हैं तो और मेहनत किया जाता है, और मेहनत करके प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ना का मतलब क्या? अगर एक लेबर थे तो 100 किलो प्रोड्यूस हो रहा है। एक और लेबर लाया तो कितने से बढ़ गया प्रोडक्शन? 200 किलो से बढ़ गया। एक और लेबर लाया तो कितने से बढ़ा? 300 किलो से बढ़ा। समझ में आ रहा है? मैं वो बोलना चाह रहा हूं, बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन उसके बाद जब वो लेबर और ऐड करता है ना, तो प्रोडक्शन अब उतने तेजी से नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि अभी अगर हम बात करें, जमीन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन अभी तक, मतलब पहले स्टार्टिंग में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था तो तेजी से बढ़ रहा था प्रोडक्शन, लेकिन अब बढ़ने का स्पीड थोड़ा कम हो गया है। समझो अब 800 किलो हो गया है प्रोडक्शन, ठीक ना। अगर हम बात करें तो अब कितने से बढ़ा सर? मात्र 200 किलो से बढ़ा। मतलब 300 से 200 किलो, मतलब स्पीड कम हो गया। सर अगर 5 लेबर आ जाए तो अब अगर हम बात करें तो बस 900 किलो प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक और लेबर आने के वजह से काम तो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर लिया उस जमीन को। 100 kg। अब जब 6 लेबर आ जाएंगे ना, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब प्रोडक्शन बढ़ना कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब प्रोडक्शन 900 किलो 5 लेबर से भी हो रहे थे, और प्रोडक्शन 900 किलो 6 लेबर से भी हो रहे थे। मतलब कि बढ़ाई नहीं हुआ, 0 kg से बढ़ा क्या? तुम्हारा टोटल प्रोडक्शन, जब लेबर 6 हो जाते हैं। अब देखो ना, ये प्लॉट पे तुमको दिख रहा होगा कि हर जगह जगह फुल हो चुका है ना। अब अगर एक भी लेबर लाएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे? बातें करने लगेंगे, टाइम पास करने लगेंगे, और एक दूसरे में इंगेज हो जाएंगे। और इसके वजह से जो प्रोडक्शन होगा, एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाएंगे। कोई किसी के साथ मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और इसके वजह से अब जो लेबर बढ़ाया जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटने लगेगा। मतलब 900 केजी से 100 केजी पे पहुंच जाएगा, मतलब 100 किलो से घट जाएगा। और यही कहता है वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब आप लेबर स्टार्टिंग में डालते हो तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जब हमें नेगेटिव रिटर्न मिलता है। देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिला कि नहीं मिला? नेगेटिव रिटर्न मिलता है, मतलब बढ़ता नहीं है, घट जाता है। और इसको ही कहा जाता है बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा डायग्राम और ये सारी चीजों के साथ डिस्कस करेंगे।
पहले तो ध्यान से देखो, ये टेबल देखो पहले, ये स्टेटमेंट बाद में देखना, अभी ध्यान मत देना कोई। समझ रहे हो? कोई देखने वाला नहीं होता। देखो, जैसे जो चीज मैंने आपको बताया ना वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। लैंड है समझो 1 यूनिट, मतलब कि 5 कट्ठा, ठीक है? और लेबर पहले 1, तो 100 किलो प्रोडक्शन हो रहा था। लेबर हो गए 2, तो बढ़ा 300 किलो हो गया। लेबर और बढ़े तो 600। लेकिन यहां से यहां तक का जो बढ़ने का ग्रोथ था वो तेज था, क्योंकि पहले 100 किलो से बढ़ा, फिर 200 किलो से बढ़ा, फिर 300 किलो से बढ़ा। वही तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है कि एक एडिशनल लेबर डालने से कितना फर्क पड़ता है। उसके बाद देखो क्या हुआ कि 600 से 800 हुआ, और फिर 900 तक जो बढ़ने का गति था वो क्या हो गया, स्लो हो गया। देख सकते हो 200 और 100 हो गया। एक टाइम पे आके जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। और ये 3 फेज ही बताए जाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। जैसे कि अब इस स्टेटमेंट को अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर लेबर को कंबाइन किया गया फिक्स फैक्टर से, तो स्टार्टिंग में टीपी बढ़ेगा। और बढ़ेगा किस तरीके से, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, लेकिन वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। फिर डिक्रीजिंग रेट से क्या होगा, वो बढ़ेगा, बढ़ने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। देखो पहले बढ़ रहा था इतना स्पीड से, अब बढ़ रहा है वो इतना स्पीड से। एक टाइम आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ना बंद कर देगा, और फाइनली वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, घटने लगेगा। और यही कहता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर यूज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर, सेम स्टार्टिंग वैसे ही। वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर का इस्तेमाल किया फिक्स्ड फैक्टर लैंड के साथ। तो एमपी का कहानी देखो, एमपी भी सेम वैसा ही है। एमपी पहले बढ़ता है, फिर घटता है, और फिर नेगेटिव में चला जाता है। जब टोटल प्रोडक्शन, देखो ध्यान से, जब टोटल प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिलेशन भी हो जाएगा एमपी और टीपी के बीच में। जब टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, तब एमपी हमारा बढ़ता है। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो हमारा एमपी घटने लगता है। जब टीपी हमारा घटने लगता है तो एमपी कहां चला जाता है, निगेटिव में चला जाता है। कहां चला जाता है, निगेटिव में चला जाता है, बिलो द। अगर हम आगे डायग्राम बनाएंगे तो हमको ज्यादा समझ में बेटर आएगा। तो चलो हम बिना देरी किए हुए डायग्राम की ओर जाते हैं। डायग्राम, अगर टोटल, अब रिलेशन अगर हम बात करें तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट increases at increasing rate, या फिर इसको डायरेक्टली पॉजिटिव रिटर्न, ऐसा है, डायरेक्टली अभी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये इंक्रीज कर रहा है बस। अब कौन से स्पीड में कर रहा है वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्या होता है, डिक्रीजेस, माफ करना, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहता है, डिक्रीज करना शुरू करता है। अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन डिक्रीज कर रहा है। और फाइनली जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आया बात? अब इसको डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे। अब अगर आपको कोई बोले कि इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में, तो उसके लिए कैसे डायग्राम बनेगा। तो देखो अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं लेबर, और वाई एक्सिस पे रखते हैं हम टीपी। अगर इंक्रीजिंग रेट बोले ना तो तुम किस तरीके से डायग्राम बनाओगे बच्चों, पता है? देखो यहाँ पे मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ज्यादा क्लैरिटी तुम लोग को मिले। अगर इंक्रीजिंग रेट के बारे में तुमको बोला जाए तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो कलर अलग ही हो गया रे।
अगर इंक्रीजिंग रेट से तुमको बोले तो डायग्राम तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद अगर तुमको कोई बोले कि डिक्रीजिंग रेट से लेकिन इंक्रीज कर रहा है तो तुम्हारा डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है। और अगर कोई तुमको बोले कि डिमिनिश कर रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है तो वो टाइम पे तुम कुछ इसको नीचे की तरफ गिरा दोगे। तो इस तरीके से तुम्हारा टीपी कर्व बनेगा। अब सर एमपी कर्व कैसा बनेगा? तो ध्यान से देखो एमपी कर्व कैसा बनेगा। एमपी कर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेबर होगा, यहाँ पे एमपी होगा और ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीज करेगा तो फिर ऊपर जाने के बाद वो नीचे की तरफ अपना मुंह देखने लगेगा, नीचे की तरफ गिरेगा वो। ठीक है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर के अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, डिक्रीज कर रहा है और फाइनली जो हमारा एमपी है वो कहां चला जाएगा? एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा और इस तरीके से हमारा एमपी कर्व बनकर तैयार होगा। और तुमको एक बात पता है, इस दोनों कर्व को तुमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ोगे बच्चों? तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट जुड़ना चाहिए ये वाले पॉइंट से। ठीक है, जो तुम्हारा ये पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट तुम्हारा जुड़ना चाहिए यहां से। ठीक है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को हम लोग जोड़ देते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ये वाले पॉइंट को तुम इसके साथ जोड़ोगे, फिर तुम क्या करोगे बच्चों पता है? इसके सामने लिखोगे फेज 1, इसके सामने तुम लिखोगे फेज 2, इसके सामने तुम लिखोगे फेज 3। ऐसे करके 3 फेज लिखोगे और उस फेज में लिखोगे, इसके सामने लिखोगे तुम फेज 1 के सामने लिखोगे, स्पेस नहीं है बच्चों। एक काम करता हूं, मैं नए से इसका डायग्राम बनाता हूं तो क्या आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। थोड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम बनाता हूं, ऐसे ही बनेगा, थोड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम बनाता हूं। रुक जाओ। तुमने मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम कैसे बनता है वो भी सीख लिया और इसी डायग्राम में मैं चाह रहा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया तो हम नया डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे समझो एक, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तुम्हारा लेबर है और वाई एक्सिस पे तुम्हारा ये ऊपर वाले पे टोटल प्रोडक्ट और नीचे वाले पे मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी हम तीनों फेज यहाँ पे दिखाएंगे, जो 3 फेज है ना वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीज किया इंक्रीजिंग रिटर्न में, ऐसे कुछ कब बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीज बट विथ डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक।
और उसके बाद डिक्रीजेस, तो यहां से मैं गाड़ी को नीचे की ओर गिरा दूंगा। ये बन जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट का। अब हम एक काम करेंगे यहां पे कि हम ना एक लाइन यहां से नीचे की ओर थोड़ा ऊपर करके यहां पे हम रख देंगे, ठीक है। और एक लाइन यहां से हम लोग एकदम नीचे लेके आएंगे और एक्स एक्सिस को टच करवा देंगे, ठीक। और फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेम मार्जिनल कर्व का ड्रॉ जैसे किया था हमने वैसा ही ड्रॉ करेंगे। यहां से यहां टच करवाएंगे। फिर जो दूसरा फेज हमने येलो कलर से बनाया था, तो यहां से इसको टच कराएंगे। और फिर उसके आगे इसको हमें नेगेटिव करना है। क्या करना है बच्चों, नेगेटिव करना है। तो उसके लिए हमने डिफरेंट कलर का यूज किया हुआ था। तो यहां ऐसा कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा एमपी कर्व। समझे बच्चों। तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। और बीच में आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा फेज 1, यहां पे लिखना पड़ेगा फेज 2, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको फेज 3 या स्टेज 3। फेज 1 के अंदर यहां पे आप क्या लिखोगे बच्चों, यहां पे आप लिखोगे इंक्रीजिंग रिटर्न। यहां पे आप लोग लिखोगे डिक्रीजिंग रिटर्न। और यहां पे आप लोग लिखोगे निगेटिव रिटर्न। और बन गया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम। और पिछले स्लाइड पे हमने बनाया था इसका स्केड्यूल ना। तो इस तरीके से ही हमको डायग्राम और स्केड्यूल बनाना है। और फिर हमें 3 फेजेस ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना है। पहला फेज है इंक्रीजिंग रिटर्न, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न और तीसरा है निगेटिव रिटर्न। तो एक एक को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग रेट। एमपी क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, हमने वो कहानी में भी समझा था। उसके बाद अगर हम फेज 2 की बात करें तो यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब टीपी इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे करेगा। और एमपी फॉल करेगा लेकिन 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 पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो सेकेंड फेज में एमपी डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव ही है, नेगेटिव अभी तक हुआ नहीं है। नेगेटिव तो फेज 3 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है कि एमपी फॉल बट पॉजिटिव, बेस्ट स्टेज फॉर प्रोडक्शन। ये स्टेज बेस्ट स्टेज रहता है क्योंकि यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्शन को मैक्सिमम पे लेकर जा सकते हैं। और टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 900 यूनिट था। आप लोग वो चीज देख चुके हैं वहां पे, अगर नहीं देखे तो रुकिए मैं दिखाता हूँ आप लोग। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम ये स्टेज हमारा आखिरी स्टेज था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 100 300 600 ये फेज 1। उसके बाद फेज 2 और फेज 3। फेज 2 में ना हम मैक्सिमम पे पहुंच गए थे, दैट इज 900 यूनिट। तो ये फेज सबसे बेस्ट स्टेज रहता है, रैशनल स्टेज रहता है। ये आप लोग को बताना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछा गया तो कि विच फेज इज बेस्ट। तो आप बोलोगे कि द सेकेंड स्टेज इज बेस्ट बिकॉज इट हैज मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज में क्या होता है, टीपी फॉल करने लगता है, कम होने लगता है, और एमपी नेगेटिव होता है, जो हमने डायग्राम में देखा था। क्योंकि ओवर क्राउडिंग, जैसे हमने किसान वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे ओवर क्राउडिंग की वजह से टीपी फॉल करता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है। अब इसका अजम्पशन क्या क्या है वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अजम्पशन एक फैक्टर वेरिएबल रहेंगे क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का कहना ही ये है कि एक फैक्टर क्या रहने चाहिए, वेरिएबल रहने चाहिए। अदर फैक्टर फिक्स
ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, तो अदर फैक्टर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और एक फैक्टर वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, बढ़िया है सर। सर ये शॉर्ट रन का है, जैसा कि हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अभी तक स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। और जो लेबर रहेंगे ना, होमोजीनियस रहेंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या सर, सेम सेम रहेंगे, मतलब जितने भी लेबर्स हैं सबका एफिशिएंसी सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर हम लेबर डालेंगे ज्यादा तो एफिशिएंसी, अगर लेबर का ज्यादा रहेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज होना नहीं चाहिए, होमोजेनियस लेबर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी बच्चों हमारा फिक्स रहना चाहिए। अगर हमने टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दिया, अगर हमने टेक्नोलॉजी ही चेंज किया तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, जो कि हम इसी वजह से इसके अजम्पशंस लेते हैं। और डिविजिबल फैक्टर होने चाहिए, जो फैक्टर हों उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया में डिवाइड करके यूज करा जा सके। ठीक है, और अब हम देखते हैं रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रीजन क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न। फेज वन की अगर हम बात करें, रीजन की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे रीजन पूछ रहा है तीनों स्टेजेस का। फेज वन का क्या रीजन है, फेज टू का रीजन क्या है, क्यों फेज टू आता है, क्यों फेज थ्री होता है। आपके बुक में ना फेज टू और फेज थ्री को साथ में रखा गया है और फेज वन को अलग रखा गया, लेकिन मैं तीनों को अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, और मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा फेज वन होता है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर फेज वन के अगर हम मेन मेन कारण देखें, तो सबसे पहला है बेटर यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 5 कट्ठा जमीन था और अगर एक लेबर आ जाएंगे, एक्स्ट्रा बढ़ेंगे फेज वन में जैसे बढ़ रहे थे, तो उससे क्या होगा कि जो अंडर यूटिलाइज्ड फिक्स फैक्टर थे उसका यूटिलिटी होगा, और लेबर एम्प्लॉय होकर क्या करेंगे, एफिशिएंटली काम करके आउटपुट को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला, डिवीजन ऑफ लेबर। इंक्रीज इन लेबर मेक डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल। ईच वर्कर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हिच इंक्रीजेस स्पीड एंड एफिशिएंसी। सारे लेबर्स अलग अलग काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने काम को डिवाइड कर लेंगे, और इसकी वजह से अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिक टास्क बहुत तेजी से करना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अगला, स्पेशलाइजेशन। जो वर्कर है उनको डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। जो वर्कर स्किल्ड वर्कर रहेंगे वो पर्टिकुलर जॉब कर पाएंगे, और इस वजह से अगर हम बात करें तो हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, और इसी वजह से इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न हमारा फेज वन में होता है। फेज टू में हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न है, क्योंकि हमने फिक्स फैक्टर को जो पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उसका ओवर यूज कर लिया है। ज्यादा लेबर काम करेंगे, फिक्स फैक्टर को जितना ऑप्टिमम कैपेसिटी रहेगा उसे उससे ज्यादा यूज करने लगेंगे, तो धीरे धीरे हमारा एफिशिएंसी एडिशनल वर्कर का क्या होने लगेगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन। फिक्स फैक्टर का सब्सटीट्यूट वेरिएबल फैक्टर नहीं हो सकता। हम फिक्स फैक्टर को बढ़ाएंगे नहीं और हम सोचेंगे कि बस वेरिएबल फैक्टर से ही क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो बस वेरिएबल प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है। फिक्स फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर बोलेगा कि हम जमीन को बढ़ाने के बदले में अगर लेबर बढ़ाते हैं तो जमीन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दूसरे को सब्सटीट्यूट किया जा सकता नहीं है। मशीनरी को, लैंड को, ये सारी चीजों को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है कौन, लेबर। और इस वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी कम होने लगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर हमने एक मैक्सिमम यूज कर लिया है। अगला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एफिशिएंसी। कंटिन्यूस लेबर का अगर हम यूज करने लगेंगे तो जो एफिशिएंसी रहेगा लेबर का एडिशनल यूनिट के ऊपर वो डिक्रीज करने लगेगा, और इसी वजह से हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो जो फेज टू है वो हमारा रैशनल स्टेज है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंच पा रहे हैं, इसी वजह से फेज टू को कहा जाता है रैशनल स्टेज फॉर प्रोडक्शन। अभी हम लोग स्टेज थ्री के बारे में डिस्कस करते हैं, और स्टेज थ्री या फेज थ्री है हमारा नेगेटिव रिटर्न, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी फॉल करने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट तो निगेटिव ही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फिक्स फैक्टर का एक फिक्सिटी होता है, उससे ज्यादा उसको यूज नहीं किया जाता है बियॉन्ड द लिमिटेशन। उस जमीन का लिमिटेशन है कि वो बस 5 कट्ठा ही है, और 5 कट्ठे पे मैक्सिमम 900, अगर हम बात करें केजी ही वीट प्रोड्यूस किया जा सकता है। उससे ज्यादा अगर हम लेबर उस पे यूज कर भी देंगे तो वो वेस्ट होगा, वो काम में आने वाला हमारा नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाने वाला हमारा नहीं है। तो फिक्स फैक्टर के लिमिटेशन की वजह से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। ओवर क्राउडिंग। अगर ज्यादा वर्कर हो जाएंगे ना, लिमिटेड फिक्स फैक्टर है और ओवर क्राउड हो जाएगा, तो आपस में ही क्या करेंगे, ये लोग कंजेशन क्रिएट कर लेंगे।
जैसे कौन कौन काम करेगा, एक ही इंसान 3 काम कर रहा है और तीनों गलत काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। एक ने ये काम किया, फिर दूसरे दिन में किसी और ने वो काम किया। तो इससे वेस्टेज वगैरह होगा और ये भी हमारा क्या होगा, ओवरक्राउडिंग की वजह से नेगेटिव रिटर्न होगा। और अगला है पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएँगे। एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ को 3 बार कर देगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी कम होने लगेगा। और अगर हम फाइनली बात करें तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। मैंने ना आपको जो फेजेस थे उसको फटाफट एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज द कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। चलिए बाय, टाटा।